ख्वाजा हारिस ने नवाज शरीफ के रेफरेंसेस की पैरवी से इनकार कर दिया। तहरीक इंसाफ का मुस्लिम लीग नून पर ताखीरी हरबे इस्तेमाल करने का इल्जाम। पीटीआई में टिकटों की तकसीम पर कारकुन नाराज, मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज। क्या तहरीक इंसाफ नजरियाती कारकुनों के बजाय इलेक्टेबल्स के जरिए तब्दीली ला सकेगी? पूछेंगे तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी से, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा साबिक वजीर खजाना मिफ्ताह इस्माइल से और पीपल्स पार्टी की रहनुमा सेहर कामरान से। एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू द शो। इलेक्शन में अब सिर्फ 44 रोज बाकी बचे हैं। अब जो कागजात नामजदगी है वो जमा करवाने का आज आखिरी दिन था। सियासी जमातों के लिए सबसे कठिन मरहला टिकटों की तकसीम का होता है, सबसे अहम भी यही होता है। टिकटों के हवाले से उम्मीदवारों का अपनी अपनी पार्टीज पर शदीद दबाव है, जिसकी वजह से पार्टी क़यादत को परेशानी का सामना है। तकरीबन तमाम ही पोलिटिकल पार्टीज इस प्रेशर का शिकार नजर आ रही है। खास तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुश्किल में दिखाई दे रही है, जिनके जो नजरियाती कारकुन हैं वो काफी हद तक पार्टी से नाराज हैं। कहा जा रहा है जो टिकट्स बांटे गए हैं वो बहुत हद तक उन लोगों को दिए गए हैं जो कि नए नए पार्टी में आए हैं या इलेक्टेबल्स हैं, जबकि पीटीआई हमेशा ये कहती रही है कि वो नजरियाती सियासत करेगी और इलेक्टेबल्स की तरफ नहीं जाएगी। मगर अब इलेक्शन से करीब आकर पीटीआई के बहुत सारे पुराने कारकुनान नाराज हैं। प्रेशर इतना है कि इमरान खान साहब को ट्वीट भी करना पड़ा और ये कहना पड़ा कि जो लोग उनसे नाराज हैं वो अपनी शिकायत रजिस्टर कराएं और वो पर्सनली खुद इस मामले को देखेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबिका उम्मीदवार अजमल साबिर भी कुछ ऐसा ही गिला कर रहे हैं। लेट्स वॉच हिम। पिछला इलेक्शन भी मैंने यहाँ से लड़ा है, जिसके अंदर मैंने 70,000 वोट लिया है और मैं इस वक्त चौधरी निसार को बिल्कुल क्लीन स्वीप करने के चक्कर में था। एक पक्की पकाई देख के ऊपर खान सरवर को किसी ने बिठा दिया है और ये जहांगीर तरीन साहब इस पार्टी के अंदर बहुत नुकसान कर रहे हैं और पूरे पाकिस्तान के अंदर लोग एहतजाज कर रहे हैं। इस पार्टी के लिए मैंने ब्रिटिश नेशनलिटी सरेंडर की, मैंने एक बार भी नहीं सोचा और मैंने उस वक्त से पार्टी के साथ हर जलसे जुलूस में कोई ऐसा इवेंट दिखाएं जिसके अंदर मैं ना हूं। 126 दिन के धरना, एक दिन भी ऐसा नहीं है जिसमें मैं और मेरे साथी उधर ना हों। उसके अलावा मैदान से अली मोहम्मद खान, कसूर से बख्तियार कसूरी, जड़ावाला से खान बहादुर डोगर, कराची से फैसल वाडा, सरगोदा से मुमताज काबलू और सवात से अदालत खान जैसे रहनुमाओं को टिकट ना मिलने पर भी परेशानी और हैरानी का इजहार किया जा रहा है। आज सीनियर सहाफी हारून रशीद साहब ने पीटीआई की टिकट डिस्ट्रीब्यूशन के हवाले से ये लिखा है कि तहरीक इंसाफ ने अब तक कौमी असम्बली को जो टिकटें जारी की हैं, दर्जन भर उनमें ऐसी हैं कि फतह या शिकस्त हर हाल में रुसवाई का सामना होगा। बात तो बिल्कुल ही नाकाबिले फहम है। मसलन सदाकत अब्बासी के नामी इस शख्स को एक बार भी फिर पार्टी की नुमाइंदगी करनी है, जिसने कभी जमात की कोई खिदमत ही नहीं की, हमेशा इसे नुकसान ही पहुंचाया है। नजर गोंदल, मशहूर जमाना नजर गोंदल, डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान, दुनिया भर में नेक नाम डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान की पजीराई का क्या मतलब है? इसी तरह से पीएमएलएन को भी मुश्किलात का सामना है। चौधरी निसार काफी नाराज नजर आ रहे हैं। पीएमएलएन के ऊपर भी बात करेंगे, बट आई स्टार्ट विद यू फवाद चौधरी साहब। बिल्कुल इलेक्शंस के पास आपके पुराने नजरियाती कारकुन अगर नाराज हो तो कितना असर पड़ेगा आपके इलेक्शन? बिल्कुल नाराज नहीं है। मेरा ख्याल सारे लोग जो हैं वो पीटीआई के साथ खड़े हैं। 95% जो टिकट्स हैं उनके ऊपर पूरी पार्टी की तमाम पार्लिमानी बोर्ड की कारकुनों का इत्मीनान है। 4-5% के ऊपर इशूज़ हैं, वो भी रिजॉल्वेबल हैं, कोई बड़ा इशू नहीं है। 178 टिकट हमने अब तक टोटल दिए हैं। हमने तकरीबन अराउंड 55 के करीब टिकट जो हैं हमने और देने हैं। और जो लोग जिनके कुछ लोगों के मसलन आपने नाम लिए, मसलन आपने कानू साहब का नाम लिया, आपने अली मोहम्मद का नाम लिया। पहले जरा मैं प्रोसीजर आपको बता दूं। प्रोसीजर ये है कि रीजनल बोर्ड और पार्लियामेंट्री बोर्ड, सेंट्रल पार्लियामेंट्री बोर्ड, जहां पे ये दोनों यूनानिमस है वहां पर टिकट दे दिया गया है। ठीक, जहां पर इनमें इख्तलाफ है वहां पर सर्वे को भेज दिया गया है। सो अली मोहम्मद का हल्का इस वक्त सर्वे में है, तो इनका जो सरगोदा से जो हमारे कानू साहब हैं उनका हल्का इस वक्त सर्वे में है। ये सर्वे जो आएंगे उसके मुताबिक जो है वो टिकट्स आगे बढ़ेंगे। लेकिन इमरान खान साहब ने ट्वीट भी की कि जो मुझे पता है लोग नाराज हैं, बात करें। सो नाराजगी तो है पार्टी के अंदर, अभी भी हमने दिखाया आपको, और कुछ लोगों को भी है जो कुछ लोग हमें कॉल्स कर रहे हैं। देखो जाहिर है 800-900 आपने टिकट्स देने हैं, 4500 टिकट्स एप्लीकेशन है।
ठीक 100% मुतमईन तो कोई नहीं हो सकता ना इसमें। 1:4 रेशो है, आपने हर हल्के को 1:4 देखना है। और मैं इनफैक्ट मेरी तवक्को से, और इनफैक्ट आई वुड से इवन हम जो बनी गाला में ज़्यादा लोग जो बैठे हुए थे उनकी तवक्को से बहुत कम हमारा रिएक्शन है। हम सोच रहे थे रिएक्शन ज़्यादा आएगा क्योंकि एप्लीकेशन इतनी ज़्यादा है, लेकिन मुझे लगता है कि काफ़ी लोगों ने इसको एक्सेप्ट किया, एक्सेप्ट कर लिया। आप कह रहे हैं डैमेज अंडर कंट्रोल है, बहुत अंडर कंट्रोल। लेकिन इलेक्टेबल्स को इतनी बड़ी तादाद में टिकट देना, जबकि कह चुके हैं खान साहब कि मैं इलेक्टेबल्स की तरफ नहीं जाऊंगा। नहीं खान साहब नहीं, आज से काफी साल पहले ये कहा था, अब बदल गया। देखिए बात ये फ्रिया, पॉलिटिकल रियलिज्म एक होता है। पॉलिटिकल रियलिज्म यह है कि 97 में इमरान खान ने 100% नए लोगों के साथ इलेक्शन लड़े, 2002 में 100% नए लोगों के साथ इलेक्शन लड़े, 2013 में 100% नए लोगों के साथ इलेक्शन 100% नहीं था, 99 कर लें। अब आप देखें कि अभी भी अगर आप हमारे MPs उठा के देखेंगी तो आपको मालूम होगा कि अराउंड 70% हमारे जो MPs हैं वो नए हैं। हमारे जो MPs में बहुत बड़ी तादाद जो है वो नए लोगों की है। MNAs में जो रूरल एरियाज है, मसलन फरूख हबीब को आप मुझे बताएं PTI के अलावा कहाँ पे टिकट को देता? जरताज गुल वजीर को PTI ने टिकट दिया ना, DG खान से औरत उठा के दी थी। लोअर दीर में जहाँ औरतें टिकट नहीं डालने जाती, वोट नहीं डालने जाती, वहां पे हमने औरत को टिकट दिया, हमीदा को। अब आप ये देखें, एक बैलेंस करना होता है। या तो हम एक कहें ना कि हम आइन से बाहर चले जाएं, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ले आए, इमरान खान और वर्सेस जरदारी और नवाज शरीफ हो जाए तो ठीक है, आपको जरूरत नहीं है। लेकिन लोकल पॉलिटिक्स के डायनामिक्स हैं, उनमें आपको एडजस्टमेंट्स करनी पड़ती हैं, लोकल बरादरियों को देखना पड़ता है, धड़ों को देखना पड़ता है, उसके मुताबिक आपको आगे चलना पड़ता है। राइट। जो चौधरी निसार ने बात की मुफ्ती इस्माइल साहब, वो ये कह रहे हैं न जाने क्यों मुझे टिकट ना देने के लिए मज़हका खैज ड्रामे किए जा रहे हैं। क्या कभी हुआ है कि पार्टी के सीनियर तरीन अरकान बोर्ड के सामने टिकट के लिए इंटरव्यू दें, जाती उम्र वाले ड्रामों और बचकाना हरकतों से अपना मजाक उड़वाएं, ना मेरी तस्दीक करें, ना उनके टिकट के उम्मीदवार हूं, ना ही उसका मोहताज। काफी सीनियर लीडर हैं चौधरी निसार आपके, काफी नाराज हैं वो इस वक्त, क्यों? काफी अच्छे से नाराज हैं और सीनियर तरीन लीडर हैं आपकी लिस्ट है और एक ऑनरेबल मेंबर हैं। लेकिन बहरहाल पार्टी का एक प्रोसीजर है कि टिकट लेने के लिए टिकट अप्लाई करना पड़ता है और शहबाज शरीफ जो सदर हैं पार्टी के और दूसरे लीडरान हैं, उन सबने इंटरव्यू दिया है। तो एक पार्टी की रीत है, पार्टी की रीत सही है या गलत है, लेकिन ये रीत है कि सब इंटरव्यू दे रहे हैं, तो शहबाज शरीफ की इंटरव्यू दे रहे हैं तो देना। लेकिन चौधरी निसार का कहना है कि आज तक ऐसा कभी हुआ नहीं, बल्कि इस दफा भी अगर इंटरव्यूज हुए हैं तो वो सिर्फ मेरा इंटरव्यू लेने के लिए हुए हैं। ये तो मुझे नहीं लगता कि ये बात दुरुस्त है, लेकिन बहरहाल चौधरी निसार एक ऑनरेबल आदमी, बड़े सीनियर लीडर हैं, दोनों तरफ दिल आजारियां हुई हैं, इसलिए ये बातें आ रही हैं। लेकिन अल्लाह करेगा तो खैर हो जाएगी, सब सही होगा। और यही प्रोसीजर सबके लिए फॉलो किया गया जो चौधरी निसार के लिए जिसका कहा गया, या इसलिए क्योंकि वो बड़े अरसे से नाराज हैं जैसे कि आपने कहा, तो उनको वाकई टिकट नहीं देना था, इस्तेकाक है पार्टी का, वो नहीं चाहती थी कि इनको टिकट दें। अब सच्ची बात है कि मैं क्योंकि पंजाब पार्लियामेंट्री बोर्ड की एक मीटिंग में भी कभी नहीं बैठा हूँ, तो मुझे नहीं पता, मैं तो संयुक्त पार्लियामेंट्री बोर्ड की मीटिंग में बैठा हूँ, तो लेकिन ये कहना कि मतलब चौधरी निसार के लिए पूरा प्रोसीजर कराया, मेरे ख्याल से थोड़ी जाती है, क्योंकि बहुत सारे हल्कों में हमारे पास 7-7, 8-8, 9-9, 10-10 लोग थे और सबके इंटरव्यू हुए, तो मतलब मेरे ख्याल से क्योंकि किसी आदमी ने अगर अप्लाई किया है, किसी खातून ने अप्लाई किया है, तो उनका ये हक बनता है कि उनको एक पार्लियामेंट्री बोर्ड के सामने आके अपनी सिफारिश करनी चाहिए। इंटरव्यू इस तरह होता है, इंटरव्यू कहते हैं, लेकिन मतलब लोग आते हैं और कहते हैं कि देखो मेरे साथ ये सपोर्ट है, मैं ये कर सकता हूँ, मैं ये मैंने कंट्रीब्यूशन करा है पार्टी में, तो लोगों को एक चांस मिलता है सबको अपनी बात करने का, तो सबको मिला है चांस का कि जनरल पार्टी में होना भी चाहिए, तो सबको चांस मिलना चाहिए। लेकिन जो अब तक मंजरनामा नजर आया है उससे लग ये रहा है कि PMLN को जैसे कि पहले पॉपुलर चॉइस समझा जाता था टिकट के लिए, शायद कैंडिडेट्स वैसा नहीं समझ रहे और ये अब टिल्ट PTI की तरफ चला गया है। नहीं, मेरे ख्याल से अगर जितने भी आप पोल्स देखें तो PMLN जो है वो पोल्स में आगे, ना सिर्फ सेंट्रल और नॉर्थ पंजाब में आगे बल्कि साउथ पंजाब में भी आगे, और कुछ लोग जरूर धकेले गए वहां पे, लेकिन कुछ ऐसे लोग थे जैसे कि PMLN जिनको काबिल नहीं समझता मेरे ख्याल से टिकट देना, जैसे फिरदौस आसिक अवान साहिबा है, उसको सिर्फ PTI टिकट दे सकती थी या पीपल्स पार्टी दे सकती थी, हमारी पार्टी नहीं दे सकती थी। हामिद लियाकत साहब है, उनको PTI टिकट दे सकते हैं। मेरी गुजारिश सुन रहे,
तो ये चीजें जो है मतलब अब कोई क्या लीडरशिप स्किल्स हैं ऐसे दौर सवाल साहब में चौधरी तनवीर को आप टिकट दे सकते हैं, बिल्कुल चौधरी तनवीर को दे सकते हैं, लेकिन को आप टिकट दे सकते हैं। आमिर लियाकत के अंदर क्या माशाल्लाह खूबियां हैं, वो तो आप सब जानते हैं आमिर लियाकत की खूबियां, तो वो आमिर लियाकत की खूबियां। और लेकिन हो सकता है कि पूरी जो है इनके ऊपर, मैं ये ब्लेम नहीं करता हूँ पीटीआई को, क्योंकि हो सकता है कि पूरी अथॉरिटी इनके पास ना हो, कोई और भी। अच्छा, आपको आमिर लियाकत से काफी इतराज है, आप तो नहीं कॉन्टेस्ट कर रहे हैं? मैं एतराज नहीं, मैं तो इसे बात कर रहा हूँ कि जिस पार्टी ने अली मोहम्मद खान को टिकट नहीं दी हो, उस पार्टी ने अगर फिरदौस आसिफ रहमान को टिकट दी है या आमिर लियाकत को टिकट दी है, तो थोड़ा सा लम्हा फिक्रिया तो है ना कि इस रविश पे चले गए। अफसोस की बात यह है कि इसके बावजूद भी 20% जो है वो पोल पंजाब में पीछे हमसे, तो मुझे नहीं लगता कि सीट कैसे जीतेंगे। चलिए, ये सवाल मैं पूछूंगी फवाद चौधरी साहब से, बट आई विल कम टू यू मैम। पीपल्स पार्टी के अभी तक टिकट्स फाइनल क्यों नहीं हो सके हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे ख्याल में पीपल्स पार्टी के जो है वो टिकट्स अनाउंस हुए हैं कल से अब तक, और टिकट्स फाइनल भी हैं, लोगों ने अपने नॉमिनेशन पेपर्स जमा भी करा दिए हैं। और मैं समझती हूँ कि सबसे ज़्यादा पीपल्स पार्टी को अगर आप ये देखें तो टिकट्स के लिहाज से गैर मुतनाज़ा रही है, कि पीपल्स पार्टी ने टिकट्स में जो तरजीह दी है वो अपने लॉयलिस्ट को, अपने वर्कर्स को। नफीसा शाह जो है, शी इज़ वेरी हैप्पी, आई वाज जस्ट टॉकिंग टू हर, उसको जो है 208 का विच वाज आई थिंक वेरी वेल डिजर्व टिकट उनको मिला है, और नफीसा शाह इज कॉन्टेस्टिंग फ्रॉम देयर एंड नेशनल असेंबली की सीट। यकीनन कल उनका उसके ऊपर एतराज़ था, और बिल्कुल सही एतराज़ था। मुझे बहुत खुशी हुई है कि पीपल्स पार्टी की लीडरशिप ने जो है रिस्पेक्ट किया नफीसा शाह की कंट्रीब्यूशंस को, और नफीसा शाह इज़ गोइंग टू कॉन्टेस्ट द इलेक्शन। हालांकि उनको ऑफर की हुई थी रिजर्व सीट्स, लेकिन शी वांटेड टू कॉन्टेस्ट द इलेक्शन, उनका हल्का है, एंड दिस वाज अ राइट, एंड आई एम वेरी हैप्पी कि जी। लेकिन ये इतलात है, ये तो चले नफीसा शाह साहिबा का तो अपना हल्का है, लेकिन पंजाब में पीपल्स पार्टी के बहुत सारे कारकुनान का ख्याल ये है कि वो आज़ाद लड़ लें तो बेहतर है, बजाय इसके कि पीपल्स पार्टी के टिकट पे लड़ें। देखिए, बात ये है कि बहुत सारे कारकुनान, लेकिन ये तो कहेंगे ना कि कारकुनान है, ये तो नहीं है ना कि वो कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमती ने जोड़ा, वाली बात तो नहीं है ना, वो वाली बात तो नहीं है। जो मर्जी कहे, पीपल्स पार्टी ने अपने जो पीपल्स पार्टी के लॉयलिस्ट हैं उनको पीपल्स पार्टी ने बिल्कुल ऑब्लाइज किया। अगर अब किसी की ये रिजर्वेशन है, वो ये समझते हैं उनके ज़मीनी हकाइक हैं, आज तो उनको भी ज़मीनी हकाइक याद आ रहे हैं जो कि तब्दीली की बात करते थे। तो मैं तो ये सुन रही थी कि जो है अभी जो है वो ये देखना है कि ग्राउंड रियलिटीज़ क्या है। तो ग्राउंड रियलिटीज़ को सामने रख के तब्दीली के दावे करने वाले में ये तो फिर अब पता लग गया ना कि एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स, कि आपको जब अपने टिकटों का फैसला करना था तो आपने ये देखा कि किसका कहाँ पर जो है इन्फ्लुएंस है, हल्के की सियासत क्या है, कौन जीतेगा, वर्कर को अहमियत नहीं दी। पीपल्स पार्टी को आपको पता है कि पीपल्स पार्टी जो 2013 दी है, आपके वर्कर को उन्होंने बड़ी नहीं वही तो हमारे वर्कर्स को बड़ी अहमियत दी है। तो अभी अब ऐसा ना हो, ऐसा ना बाद में बोले कोई साजिश हो गई, पता चला सारी जीत के पीपल्स पार्टी वाले जो है एक फॉरवर्ड ब्लॉक बना के बैठ गए, उसके लिए भी तैयार है, कोई पता नहीं है। चलिए, बड़े इंटरेस्टिंग सिनारियो ने बताया कि सारे अगर आपके टिकट्स पे जीत गए फवाद चौधरी साहब, लेकिन ना नजरियात तो अब ये तो नहीं पता कि नजरियात भी ड्राई क्लीन मशीन में नजरियात भी बदल रहे हैं, ये तो नहीं पता। लेकिन ये एक सिस्टम का मसला है जो भी है। लेकिन पीपल्स पार्टी को आप कहाँ देखते हैं? पंजाब में मुकाबला हम अब पीटीआई और पीएमएल इलेक्शन के बाद देखें, इलेक्शन के बाद, इलेक्शन से पहले ना देखें। नजर नहीं आ रही पीपल्स पार्टी वालों के ऊपर तो पंजाब में कई जगहों के ऊपर जो है वो लोग शिकायत कर रहे हैं कि रात को टिकट फेंक कर उनके घरों से भाग गए हैं वो। और जो है वो मुझे पता चला बाद में, मैं अपने हमारे आपको पता है मुस्तफ़ा नवाज खोखर हमारे दोस्त हैं, तो मैंने उनसे पूछा कि आप साथ वॉशिंग मशीन और जूसर भी दे रहे हैं टिकट के? नहीं, वो वॉशिंग मशीन तो आपने लगाई है ना, वो वॉशिंग मशीन यानी जिनके ऊपर तंकीद होती है, वो वॉशिंग मशीन से पाक और साफ व शफ़ाफ चली। मैं जरा जवाब तो वो मैंने अभी मुस्तफ़ा से पूछा था और उन्होंने मुझसे वादा कहा कि वो पूछ के
बताते हैं कि वो वॉशिंग मशीन और दे रहे हैं, तो फिर इस तरह से पंजाब में फिर अट्रैक्शन था कि कुछ शायद टिकटों की पैदा हो, पीपल्स पार्टी के टिकट जो है। जहां तक बात है, आगे हमारे दोस्त बात कर रहे थे, हमारे फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर जनाब मिफ्ता इस्माइल साहब। वैसे तो इस वक्त जो इकॉनमी की जो हालत है, मुझे लगता है कि मिफ्ता साहब तो कहते होंगे कि उन्हें फाइनेंस मिनिस्टर ना ही पुकारा जाए, और बल्कि ये तो इश्तिहार देंगे कि मैं कभी पाकिस्तान का फाइनेंस मिनिस्टर नहीं रहा, इस नाम से मुझे लिखा और पुकारा ना जाए। जो हालात हैं और जो इनके जाने के बाद आज आपने देखा है जिस तरह से डॉलर स्लाइड हुआ है, जो इस वक्त हालात हैं, और मुझे उम्मीद है कि मिफ्ता साहब जो है वो कौम से जल्द माफ़ी मांगेंगे। शाहिद खाकान अब्बासी, मिफ्ता इस्माइल और इसहाक डार जो इन्होंने पाकिस्तान की इकॉनमी के साथ किया, और ये जो गैंग है, जो लीडरशिप है मिफ्ता साहब की, यानी इसहाक डार जो मनी लॉन्ड्रिंग के मुकदमा भुगत रहे हैं, इसाद रफ़ीक साहब जो लैंड ग्रैबिंग में मुकदमा भुगत रहे हैं, वकील अंजुम जो इस्लामाबाद में लैंड ग्रैबिंग में, जावेद लतीफ़ जिनके ऊपर सुई गैस चोरी करने के मुकदमे हैं, इनके होते हुए जब वो फिरदौस आशिक अवान को, जिनके ऊपर एक FIR भी नहीं है, एक पर्चा भी नहीं है, उनके ऊपर तनकीद करें, इनके होते हुए ये PTI के लोगों के ऊपर तनकीद करें, तो फिर तो बहुत ही बुरा। आमिर लियाकत तो आपको पता है खुद ही अपने डिफेंस के लिए बहुत है। आमिर लियाकत जाने और मिफ्ता इस्माइल जाने। चलिए, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। आई टेक अ क्विक ब्रेक एंड मिस्टर इस्माइल साहब इकॉनमी के हवाले से, क्योंकि इमरान खान साहब ने भी ये कहा है कि हमें कॉन्फिडेंस में लिया जाए कि पिछली हुकूमत क्या करके गई है इकॉनमी के साथ। सो डू कीप अस टू टेक अस इन कॉन्फिडेंस, बट विल टेक अ क्विक ब्रेक। एंड वेलकम बैक। वक्फे पे जाने से पहले फवाद चौधरी साहब ने इकॉनमी के हवाले से सवाल उठाया, और दूसरा सवाल ये भी है कि ये लोड शेडिंग कहाँ से दोबारा आ गई है मिस्टर इस्माइल साहब, आप लोगों के जाते ही गई थी कब? सही है। एक लाइन अगर मैं ऐड कर दूं, मिस्टर साहब ये मुझे ये बताइए, ये बिजली थी या बिरयानी थी जिसको आप जाते हुए शॉपर में साथ ले गए हैं? उम्र यार की तब्दील में ले गए साथ, लेकिन वो थी कब? मैं तो देखिए 5-5 घंटे तो बिजली जा ही रही थी हर घंटे, लेकिन वो काफी हद तक कम हुई थी। जी बताएं मिस्टर। देखिए मैडम, पहले मैं इकोनॉमी की बात करने से पहले एक अज़राए मजाक की बात कर लूँ कि हम एक्सपेक्ट कर रहे थे 5000 मेगावाट बिजली जो KP से आने की थी, तो वो तो खान साहब की जिम्मेदारी थी। तो नहीं, आपने खुद ही कहा था ना, खान साहब ने खुद कहा, आपका हिसाब लेंगे तो आपको इमरान खान ने क्या कर लिया? ओ यार, KP में इमरान खान ने कहा था हम 5000 मेगावाट बनाएंगे। पंजाब ने क्या किया? पंजाब ने तो बिक्की के अंदर पावर प्लांट लगाया, पंजाब ने सोलर प्लांट लगाए। आप लोगों ने क्या किया? एक अस्पताल बनाने के लिए अगर वो BBC की खातून ने पूछ लिया खान साहब से, तो नाराज हो गए। 24 मिनट तक वो बात नहीं कर सके कि अस्पताल एक बनाइए, उसका नाम बता दो। कितनी नौकरियां दी है KP में वो तो बता नहीं सके। जो 8 बिलियन में असद उमर कह रहा था कि हम BRT बनाएंगे, वो 57 बिलियन में आपने बनाने की कोशिश करी और गड़े खोद के पेशावर में चले गए। वो बेचारों को इतना परेशान कर दिया आपने पेशावर वालों को। इससे अच्छा यार कम से कम पंजाब हुकूमत को बोलते हम तुमको BRT बना देते। शहबाज शरीफ तो बोल देते वो 1 साल के अंदर आके बना देते, पंजाब के पैसे से बना देते। इकोनॉमी पे बात करूँ और बिजली के ऊपर भी, इकोनॉमी के ऊपर गुजारिश ये है कि पाकिस्तान के अंदर एक गलत तस्वुर किया जाता है कि रुपया अगर मजबूत हो या रुपया की कदर जो ज्यादा हो दूसरी दुनिया से, तो वो अच्छा होता है मैशत के लिए। ये बात दुरुस्त नहीं है। जितने भी नवाज शरीफ साहब कहते थे, मेरी बात, जितने भी ममालिकों ने तरक्की करी है, जापान ने, चाइना ने, कोरिया ने, उन्होंने अपने रुपए की, अपने करेंसी की कदर को कम रखा था। तो हमने भी ये पॉलिसी करी है कि कदर को कम किया, क्योंकि 3 साल से हमारी एक्सपोर्ट कम हो रही थी। अल्लाह की मेहरबानी से इस साल जो है एक्सपोर्ट पाकिस्तान की इतनी तेजी बढ़ रही है कि वी आर द 4th फास्टेस्ट ग्रोइंग कंट्री इन द वर्ल्ड। तो इसी पॉलिसी को कंटिन्यू रखते हुए केयर टेकर ने भी ये मुनासिब समझा है। हम सिर्फ मुनासिब नहीं समझ रहे, हमारी पॉलिसी की साइज हो गई कि इन्होंने फर्दर जो है वो पाकिस्तानी रुपए की वैल्यू को थोड़ा सा कम किया है मार्केट की सूरत हाल देखते हुए। इस कमी के बाद रेमिटेंस भी बहुत ज्यादा आएंगी पाकिस्तान के। लेकिन इसहाक डार साहब, मिफ्ता साहब एक लम्हा दीजिएगा, आपने अभी एक बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दी और आपने फरमाया है कि रुपए की कदर जो है वो रखना। इसहाक डार साहब आए TV के ऊपर और उन्होंने कहा कि आपको इकोनॉमी की ABC नहीं पता। जो लोग पाकिस्तान को रुपए की कीमत गिरा रहे हैं वो खलवाड़ कर रहे हैं पाकिस्तान की मईशत के साथ। और उन्होंने कहा कि हमारा जो मुल्क है वो कोई एक्सपोर्ट ओरिएंटेड नहीं है, इंपोर्ट ओरिएंटेड है, और जिस तरीके से आपने रुपए की कीमत की है ये तबाह बर्बाद कर देंगे। अब मुझे आप बताइए,
आपकी बात सही है, आपको इकोनॉमी की एबीसी का नहीं पता या डार साहब को इकोनॉमी की एबीसी का नहीं पता, ये दोनों आप आपस में फैसला करके बता दें। तो साहब गुजारिश ये है कि ये नियो पे वाला जो शो आपका है वो नहीं है, ये प्रिया का शो है, इसको सवाल सियासी मजबूरियां हैं, लेकिन ये कितना बिलियंस का नुकसान पाकिस्तान को बर्दाश्त करना पड़ा रुपए की कीमत को जो है वो मेंटेन करने के लिए। और एक ही हुकूमत के 2 मिनिस्टर्स बिल्कुल अपोजिंग पॉलिसीज दे और कोई बताए भी ना कि कौन सही है कौन गलत है। हमें यही पाकिस्तानी शहरी 1,40,000 1,50,000 रुपए का मकरूज है आज, और आप बोले कि इकोनॉमी बहुत खूबसूरत है। मैं गुजारिश करता हूँ, देखें ये कोई एब्सोल्यूट नंबर नहीं होता है। जब 2015 के अंदर जो रुपए की वैल्यू थी वो सही थी, 2016 के बाद से क्योंकि पाकिस्तान में इन्फ्लेशन ज्यादा था दुनिया की अपनी कंपैरेटिव कंट्रीज से, तो इन्फ्लेशन के हिसाब से करेंसी को डिवैल्यू होना चाहिए, वो हमने नहीं किया। कि 2016 और 2017 में एक्सपोर्ट कम हो गया। डार साहब को एबीसी पता है इकोनॉमी की? वैसे एबीसी किसको पता है? देखिए मेरी बात, क्योंकि अगर उनको पता है तो आपको पता नहीं है, अगर आपको पता है डार साहब को मनी लॉन्ड्रिंग की एबीसी पता है, उन्हें चेक नंबर भी पता है, अकाउंट नंबर भी पता है। डार साहब तीन मरतबा फाइनेंस मिनिस्टर रह चुके हैं। डार साहब की वजह से इस मुल्क के अंदर टैक्सेस से पीपल्स पार्टी जो 19 फिर आपको एबीसी का नहीं पता, दोनों में से एक ही सही हो सकता है ना। दफन कर दिया नहीं, जैसे हालात देखें मेरी बात में, रवैया और हालात यार उन्होंने तो अभी बयान दिया है, 15 दिन पहले उन्होंने कहा। वो डार साहब के बयान के बारे में बात कर चुका हूँ कि मेरे ख्याल से वो बयान जो था वो मौजूद नहीं था, लेकिन और बिल्कुल अपनी फिलॉसफी अलग हो सकती है। मैं ये समझता हूँ कि करेंसी जो है वो अंडर वैल्यूड होनी चाहिए थोड़ी सी, और इसमें कोई बुराई नहीं है, इससे हमारे एक्सपोर्ट बढ़ते हैं। और मैं ये समझता हूँ कि हिस्टोरिकली हमने देखा है दूसरी जंग अजीम के बाद कि जिन ममालिक ने अपनी करेंसी अंडर वैल्यू रखी है वो डार साहब इससे इत्तेफाक नहीं करता। अब डार साहब उससे इत्तेफाक नहीं करते, वो सही बात है, इसमें कोई बहस नहीं है। दूसरी जो बात आपने बिजली से बताई तो देखें बिजली के अंदर हम पाकिस्तान बनने के बाद से 2013 तक 67 साल में सिर्फ 21,000 मेगावाट हुए थे। पिछले 5 सालों में हमने 10,000 मेगावाट नए डाल के चला दिए। इसमें डिक्की बलोची और हवेली बादल शाह के ठीक है। अच्छा एक लम्हा रुकिएगा, एक लम्हा यहाँ रुकिएगा। मैं प्रिया सिर्फ आपसे ये कह रहा हूँ, ये जो बोल रहे हैं इस वक्त मिफ्ता इस्माइल साहब, अभी आपको 10,000 मेगावाट गिनवाएंगे। इसके बाद आप एक काम करिए, आप अपने जो रिसर्चर हैं हमारे उनको कहिए कि आप चले जाए नेपरा की वेबसाइट के ऊपर, और उसके बाद जो इन्होंने अभी गिनवाए हैं इनमें देखें कि इनकी कैपेसिटी ये बिजली पैदा कितनी कर रहे हैं। इस वक्त टोटल 1900 मेगावाट बिजली पैदा हो रही है। इंडिपेंडेंट रिसर्चर करेगा ना, आप तो नहीं करेंगे। मेरी गुजारिश नहीं, मैं अभी आपको ये जो क्लेम करता हूँ बता रहा हूँ। देखिए एक सबसे पहले जो बिजली कम हुई है ना, वो आज 2000 से 2500 मेगावाट बिजली कम है बनिस्बत 2013 से पानी की बिजली। अब पाकिस्तान के अंदर क्लाइमेट चेंज का भी इफेक्ट आ रहा है, हमारी लेक में रिवर में पानी कम हो गया है, बर्फ देश से मेल्ट हो गई। अब तो इसीलिए हम कह रहे थे सर्दियों के मौसम में बिजली आती है, गैस नहीं आती, गैस आती है बिजली। आपने क्लेम क्यों किया? नवाज शरीफ साहब ने अगर पानी से कम नहीं, मैंने गिरा रहा हूँ कि पानी से कम बिजली बन रही, जहाँ से थर्मल बिजली के ताल्लुक है तो वो अल्लाह की मेहरबानी से देखिए। इसलिए हम कहते हैं बिलियन सुनामी जैसे प्रोजेक्ट्स लगाओ। हवेली बादशाह चल रहा है, नहीं देखिए हवेली बादशाह चल रहा है 1200 मेगावाट, 1300 मेगावाट का साहिवाल चल रहा है, 1300 मेगावाट का कराची का फोर्ट कासिम चल रहा है। फिर हमने तरबेला 4 करी है, वो लेकिन क्लाइमेट चेंज आ गया आपकी हुकूमत की जाते ही। हाँ, जाते ही क्लाइमेट से हमारी हुकूमत की जाती नहीं। क्लाइमेट चेंज तो सर अच्छा चले छोड़े दिए, बेसिकली वो गलत कह रहे हैं, उतना ही आगे चले। आप मेरी बात सुनिए कि बिजली पानी एक ही बात को हमें कान मरोड़ के दो आज कम बन रही है बनिस्बत 5 साल पहले, लेकिन इसमें क्या शुबा है कि पीपल्स पार्टी के जमाने में घंटे पे घंटे बिजली जाए तो अब भी वही जा रही है जनाब। अब लोग पीपल्स पार्टी ने तो थर से कोयला निकाल लिया, वो तो पाकिस्तान की किस्मत बदल जाएगी। आप अपनी बातें करें, आपको मीनारे पाकिस्तान पे पंखा जलने से बिजली आती तो आ चुकी होती। बात यह है कि हर घंटे पे रमजान में हम एक कर्ब में मुब्तला है, बिजली नहीं है। आप जो है ना इस तरह खाली जो है ना जुबानी झूठे दावे, इनसे फर्क नहीं पड़ता। ये इलेक्शन स्टंट्स हैं, ये चलते रहेंगे। ओके लेट्स कम पंजाब एक आखिरी जी कह लें पीपल्स पार्टी के जमाने में लास्ट 2013 के मई के अंदर 12,000 मेगावाट बिजली मेहरबानी 20,000 मेगावाट बिजली। और जब आप आए थे तो 300 बिलियन था सर्कुलर डेट, अब माशाल्लाह 1,200 अरब रुपया छोड़ के जा रहे हैं।
और नहीं यार 397 बिलियन रुपए का पाकिस्तान का रिकॉर्ड तोड़ दिया आपने कर्जे लेने का। सर्कुलर डेट तो उधर ही पहुंच गया वापस। लेकिन ओके लेट्स कम टू द इलेक्शन। ये इसका जवाब मुफ्ती इस्माइल साहब ने दे दिया। फवाद चौधरी साहब या सहर साहब उससे एग्री नहीं कर रहे हैं, लेकिन पंजाब का बैटल ग्राउंड पिछली दफा भी 2013 में ये हुआ। बात उस की करें कि पीपल्स पार्टी ने तवज्जो नहीं दी पंजाब के ऊपर। अब दोबारा ये लग रहा है कि फोकस सिंध है, पंजाब पे तवज्जो नहीं है। फरियाद थोड़ा सा सब्र करें, इलेक्शन होने दें, रिजल्ट आने दें। आप देखिएगा कि पीपल्स पार्टी इलेक्शन के अंदर जितनी सीट्स टारगेट कर रही है पंजाब में वो हासिल कर लेगी। हमें पता है कि पीपल्स पार्टी जो है हैज नॉट बीन गवर्निंग इन पंजाब। आपको पंजाब की सियासत आपको पता है, वहां पर जो है पीपल्स पार्टी क्योंकि हुकूमत में नहीं रही, पीपल्स पार्टी वहां पर पिछले दौरे हुकूमत में पीपल्स पार्टी के पास ना कोई डेवलपमेंट फंड्स थे, ना पीपल्स पार्टी वहां पे हलकों में उस तरह से काम करा सकी। लेकिन पीपल्स पार्टी के जो पॉपुलर लीडरशिप है दे विल गेन देयर वोट्स, दे विल गेट देयर सीट्स। थोड़ा सा इलेक्शन का इंतजार करें। ये नहीं कि अगर 2 या 4 लोग इलेक्शन नहीं लड़ रहे हैं इसका ये मतलब नहीं है कि पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट्स नहीं है। पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट्स हैं, पीपल्स पार्टी की लीडरशिप है एंड पीपल्स पार्टी विल स्पेशली आप देखेंगे साउथ पंजाब पीपल्स पार्टी का स्ट्रॉन्ग होल्ड रहेगा। एक और मामला फवाद चौधरी साहब, और वो क्योंकि आपकी इफ्तिखार चौधरी साहब को आप बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं, यू वर्कड विद हिम आल्सो। इफ्तिखार चौधरी साहब कह रहे हैं कि इमरान खान साहब को मैंने इलेक्शन नहीं लड़ने देना, मैंने उनका 62-63 पे नाअहली का मुकदमा हर जगह लेके जाना है। मुझे काफ़ी हैरत हुई उनके कल के टीवी इंटरव्यू के बाद, क्योंकि मैं देख रहा था कि रेहाम खान का जो ड्रामा है वो फ्लॉप हुआ, उनका जो खेल है वो डब्बे में बंद हुआ, तो अब उस डब्बे से एक नया प्लेयर निकला है। वैसे वो किताब अभी आई नहीं है। नहीं, वो आ गई, उसमें आपने उसको मशहूर पहले से कर दिया, खत्म हो गई, फिर रह के गया। वो रजिया सुल्ताना बनने आई थी, सनी लियोने बन के चली गई हैं। तो ये जो अपना इफ्तिखार चौधरी उस डब्बे से आप निकले हैं। अब देखना यह है कि ये इस डब्बे में मुफ्ती इस्माइल साहब की पार्टी ने इनको क्या कैसे इस्तेमाल किया है, क्योंकि 2013 में ये इस्तेमाल हुए थे। हो सकता है आपने करवाई हो, वैसे तिलाक थे तुझे बड़े हो नहीं। तो मतलब इतने छोटे बच्चे इमरान खान साहब के मतलब कैसी बातें कर रहे हैं, जो खातून शादी कर लेते हैं कैसी बातें कर रहे हैं। पुरानी मोहल्लाती सासी ऐसी होती थी। अल्लाह माफ करे, देखते हैं। और झूठे इल्जाम लगाए, ये भी साबित हो गया कि झूठे इल्जाम लगाए। इफ्तिखार चौधरी ने ये बात क्यों की इस वक्त? इफ्तिखार चौधरी की पीछे नून लीग आपको लगी? अभी मैं अभी नहीं कह रहा, क्योंकि मुझे देखें 2 बातें हो सकती हैं। या मीडिया अटेंशन, वो अटेंशन सीकर भी बहुत बड़े हैं, हमें पता है, या वो मीडिया अटेंशन सीख करना चाह रहे हैं, या फिर नून लीग ने उनको क्या किया, क्योंकि इस वक्त तुक नहीं बनती थी। उन्हें भी अच्छी तरह पता है कि केस की कोई ना कोई लीगल वैलिडिटी है। तो ऐसे ही है ना कि ट्रंप के खिलाफ यहाँ पे सिविल कोर्ट से आप एक्स पार्टी ऑर्डर कराएं कि जी ये इमोरल है, और उसके बाद जाके अमेरिका में आप फाइल कर दें कि ट्रंप वहाँ पे सदर नहीं हो सकता, तो ये ज़ाहिर है उसकी लीगल वैलिडिटी तो कुछ भी नहीं है। तो ये, लेकिन इन्होंने ये बात क्यों की है, इसके लिए 1-2 दिन मुझे लगेंगे जरा समझने में। फवाद चौधरी साहब तो कह रहे हैं कि उनको टाइम लगेगा समझने में। आपको समझ आइए मुफ्ती इस्माइल साहब, इस वक्त जस्टिस इफ्तिखार चौधरी कह रहे हैं कि सीता वाइट केस की बेसिस पर 62-63 पे पूरे नहीं उतरते इमरान खान साहब। देखिए, मैं इस वाली बात पे कभी भी कमेंट नहीं करता हूँ खान साहब के बच्चों के बारे में। मैं इस बारे में कमेंट नहीं करता हूँ, लेकिन मैं इतनी बात जरूर कहूँगा कि जो हमजा अली अब्बासी साहब जो झूठा एक्यूजेशन कर रहे थे कि एहसन इकबाल ने मेल करी, वो बात भी क्या हो गई। उनको खुद हमजा अली अब्बासी ने मतलब खुद झूठ बोल रहे थे वो, जो उन्होंने जो बनाई थी एहसन इकबाल की मेल, उसमें गलती थी, तो कोशिश करी छुपाने की। तो ये हमको फजील मुस्लिम लीग को डाला जा रहा है, ये मियाँ बीवी का झगड़ा, इसमें हम बिल्कुल नहीं पढ़ना चाह रहे। यहाँ बीवी की किताब लिखनी चाहिए, नहीं लिखनी चाहिए, मेरा इसकी कोई कमेंट नहीं है, और ये इस पे सीता वाइट पे मेरा कोई कमेंट। अच्छा, आई रियली इम्प्रेस्ड जो आपने जवाब दिया है, क्योंकि ऐसे ही सियासत में हाई मॉरल ग्राउंड ले लेना चाहिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आजकल ऐसा हो नहीं रहा। वक्फा लेते हैं, वी विल बी राइट बैक। एंड वेलकम बैक। नवाज शरीफ साहब की रेफरेंसेस का मामला वहीं पर नजर आ रहा है। फवाद चौधरी साहब, कितना इम्कान है, कितना अरसा अब रह गया है इस मामले को सॉल्व होने में या सॉर्ट होने में? आज उनके वकील ने कहा है कि मैं
इसमें शामिल नहीं हूँ, फिर ये लग रहा है कि वक्त लेने की कोशिश है। एक तो ख्वाजा हारिस साहब ने तकल्लुफ़ ही किया, उनको चाहिए था एप्लीकेशन देते कि नवाज शरीफ साहब का केस जो है वो क़यामत के दिन ही डिसाइड होगा और दुनियावी अदालतें ये फैसले नहीं कर सकती, ये तो अल्लाह की अदालत में ही जाना चाहिए जितना वक्त वो मांग रहे हैं। मसलन आप देखें कि ये केस शुरू हुए भी को 2.5-3 साल हो गए और ये नवाज शरीफ और मरियम नवाज साहिबा जो है वो हर जगह ये कहते हैं कि अदालतों में केसेस देखें, भाई वो इसी वजह से तो सॉल्व नहीं होते। ये मुकदमा बड़ा सिंपल केस है, हर एक को पता है आपकी प्रॉपर्टीज हैं लंदन में, आपने एडमिट की, हर एक को पता है आपके 16 अकाउंट्स हैं जिनमें 300 अरब रुपए की ट्रांजैक्शन हुई, हर एक ये भी एडमिटेड पोजीशन है कि आपकी 16 कंपनी, आप दुरुस्त नहीं, आप तहकीक कर लेना, आपको पता चल जाएगा। जो 16 कंपनी, चले 16 कंपनीज तो एडमिटेड है ना आपकी, 16 कंपनीज का पता है ना, जो मासूम से स्टूडेंट जिनका नाम हसन नवाज शरीफ है, हुसैन नवाज है, उनकी हैं, या वो भी आपको नहीं पता, आपको भिजवा दूं लिस्ट। जितनी कंपनियां होता है ना हसन की, वो पाकिस्तानी सिटीजन नहीं है। हाँ सही है, पाकिस्तानी सिटीजन नहीं है, नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानी बाहर रह के बिजनेस करते हैं, 10 साल से करना, इसमें क्या उनका क्या ताल्लुक है? उनका नवाज शरीफ के बेटे बच्चे हैं या वो भी इनकारी हैं? बिल्कुल नवाज शरीफ के बच्चे हैं। चलिए बड़ी मेहरबानी, कम से कम आपने ये मान लिया। अच्छा तीसरी बात ये है, मेरी बात सुनो, मेरा मुंह ना खुलवाओ, मेरा मुंह ना खुलवाओ, मैं शराबत का मुजाहरा कर रहा हूं, बात तो सुने ना। अच्छा जी, बात यह है कि अब ये है चीजें हैं जो एडमिटेड है। अब मसला ये सिर्फ ये है कि उन्होंने ये बताना है कि ये जो पैसे, कंपनी और प्रॉपर्टीज, इनका सोर्स क्या है उनके पास। इन्होंने असेंबली में कहा हमने बेची थी, दुबई में मिल बेची थी और उससे हमने लिए थे। इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि एक जासिम साहब हमारे वाकिफ थे, उनसे हमने इन्वेस्टमेंट की 78 की और वो दे दी। अब ये आके यहाँ पे आके जो है उनको ना ये कह रहे जासिम आया है ना वो प्रॉपर्टी, वो कहते हैं दो ही गवाह थे। एक इल्जाम मियां नवाज शरीफ के ऊपर करप्शन का नहीं, नॉट वन। ये बात कर रहे हैं एसेट्स बियॉन्ड मींस, ये कोई उनको अगर कुछ मिला होता तो सच्ची बात ये है, सच्ची बात ये कि ये अब मियां नवाज शरीफ तो कह रहे हैं कि सैटरडे और संडे भी आप काम करें, तो उनके वकील ने कहा कि मैं सैटरडे संडे नहीं काम कर सकता हूँ, कम से कम अपने क्लाइंट से मशवरा करने के लिए। पाकिस्तान में कौन सा करप्शन का केस है जो डेली बेसिस पे हो चुका है? 100 तकरीबन मियां साहब पेशियां भुगत चुके हैं अपनी बेटी के साथ। ये क्या बात कर रहे हैं, ये क्या मुतनाज़ा आप कर रहे हैं उस चीज को। और सच्ची बात यह है कि 25 जुलाई को जो है वो अवाम फैसला कर देंगे मियां नवाज शरीफ का, और अवाम फैसला कर देंगे। लेकिन उसको केस से तो नहीं हम जोड़ सकते ना, इसका इम्पैक्ट कितना पड़ेगा आपके ख्याल से? इन तमाम रेफरेंसेस का कोई इम्पैक्ट पड़ने जा रहा है इलेक्शन में? लेकिन ये तो नहीं हो सकता ना कि आप 7 दिन ओवर टाइम पे केस चलाएं, कि वकील को एक दिन अपने क्लाइंट से मशवरा करने का टाइम ना दें, कि वकील को एक दिन आप अपने स्टडी करने की लॉ बुक्स देखने का टाइम ना दें। ये कौन सी दुनिया होती है? ये इस किस्म की उजरत क्या है? अगर 6 हफ्ते के अंदर 4 हफ्ते की जगह, और हमने डिले करा है कि हमने एक दिन की डिले किया, इसका रोज हेरिंग नहीं होती है? क्या इस पाकिस्तान के अंदर आपको और कोई नजर नहीं आता है? किसी के ऊपर नैब के केस नजर नहीं आते? और लोग वकील से कर रहे हैं, आप 3 साल से केस चला रहे हैं, आपको अभी तक वकील से मशवरे का टाइम नहीं मिला। 134 दिन ये मुकदमा चल रहा है, 134 दिन ये सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, 9 महीने से ये केस कोर्ट में चल रहा है, डे टू डे। आप कह रहे अभी तक हमें वकील से मशवरे करने का टाइम नहीं मिला। डे टू डे चल रहा है, आपके लोग भी वक्त लेते हैं कि हमने कहीं गेयर लगाइए कि अन्याय पे जज जो है वो तो जितनी जल्दी करा रहा है वो एक सांस लेने नहीं दे रहा है। तो आपको तो खुश होना चाहिए कि केस जल्दी चल रहा है, ताकि अगर आपके पास तो हो जाए। देखिए अल्लाह ना करे किसी के ऊपर इस किस्म के केसेस हों, लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं कि थोड़ा सा वक्त होना चाहिए, आदमी स्टडी कर सके। इन्होंने जो चीज दी है उसको इतना सा तो वक्त देना चाहिए ना। हफ्ते में 2 दिन अगर छुट्टी है, 1 दिन छुट्टी होती है तो कोई वजह से छुट्टी होती है ना। ये तो नहीं है कि आप सुबह 9 बजे से लेकर दोपहर तक चलाए केस और आप बोले 7 दिन केस चलाए। ये कौन सी मंतक है? आज तक या दिखा दीजिए पाकिस्तान की तारीख में किसी के ऊपर इस तरह केस चलाओ, या दिखा दीजिए। कामरान साहिबा के केसेस जरदारी साहब पे भी चलते रहे, केसेस मोहतरमा के ऊपर भी चलते रहे, लेकिन नवाज शरीफ साहब, जरदारी साहब हर केस स्पेशल केस है। वो ना उनका नाम ECL पे जाता है, वो लंदन जाते हैं, वो विजिट करते हैं, वो वापस आ जाते हैं, वो असेंबली में ये दावे करते हैं कि जी ये है वो जराए, फिर उनके पास कोई मनी ट्रेल नहीं आती, फिर उनके बच्चे फॉरेन नेशनल है। कल तो पूरी पाकिस्तान की तमाम जेलों में लोग जो है भूख हड़ताल कर देंगे, वो कहेंगे कि जी हमारे ऊपर क्यों केस चलाते हो। यानी अगर एक शख्स के पास अथॉरिटी हो, एक शख्स मुल्क का 3 दफा वजीर आजम रह गया हो, तो वो जो मर्जी लूट के मुल्क से बाहर ले जाए। अभी तो ये बताएं कि ये जो बाहर मुल्क से जायदादें बनी, ये सारी क्या खजूर के दरख्तों से उगे थे पैसे? ये जो अभी जाके आप वो देखें जो स्टील मिलें जो चल रही है सऊदी अरेबिया में,
वो सारे फॉरेन नेशनल चला रहे थे, जमात इस्लामी का कोई लीडर मुझे आते में मुंतकिल हो रहे थे। अगर जमात इस्लामी का कोई लीडर मुझे आके ये बोले ना कि जायदादें बाहर से कैसे बने तो मुझे समझ आती है। पीपल्स पार्टी के कोई लीडर को अगर मुझसे पूछे तो मुझे अफसोस भी होता है, हंसी भी आती है। अभी तो अजहर खान केस चल रहा है ना, जो पीपल्स पार्टी में लोग होते हैं उनको करप्शन की फिक्र नहीं होती है। जो लोग पीपल्स पार्टी के अंदर होते हैं वो आप अपने लीडरों से तो पूछे कहाँ से आया, आप अपने लीडरों से पूछ के आइए उनके पास जायदाद कहाँ से आई बात। हमारे लीडर के पास जो चीज आई हम दिखा सकते हैं। ये अभी छोड़ देंगे, अभी जो नहीं पता था वो भी पता लग जाएगी। वो जायदादें सऊदी अरब में बनाई है वो भी पता लग जाएगी। उसी बेटे को जो कि फॉरेन नेशनल है, उसी फॉरेन नेशनल की नौकरी करते रहे, ये फिर कहते हैं कि हमने तो कुछ किया। बिलियंस इनके अकाउंट में ट्रांसफर हुए, वो किस खाते में हुए, उसका हिसाब कौन देगा? फवाद चौधरी साहब कल ही के इंटरव्यू में ये भी कहा इफ्तिखार चौधरी साहब ने कि नैब ने अपना रोल सही नहीं प्ले किया जैसे करना चाहिए था। जहाँ इमरान खान साहब पे तनकीद की, उन्होंने नवाज शरीफ साहब भी की, उससे कह रहे थे तो अपना जो रोल है वो जाहिर है। इनके पहला जो था नैब का चेयरमैन वो तो मिला हुआ था नवाज शरीफ के साथ और उन्होंने तो प्रोटेक्ट किया हर जगह के ऊपर। आपने देखा पैनामा के पूरे उनके जिस तरीके से कंडक्ट आया, फिर सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑब्जर्वेशंस दी उनके कंडक्ट के ऊपर वो तो सबके सामने है। इफ्तिखार चौधरी एक सुओ मोटा नवाज शरीफ के ऊपर भी ले लेते हैं और तब नहीं लिया उन्होंने। उस वक्त जो बाद में जो अलबत्ता ये है कि जब से जावेद इकबाल साहब आए हैं इन्होंने नैब को इफेक्टिव किया है। अलबत्ता जो नैब का जो इस वक्त प्राइमरी प्रॉब्लम चल रहा है ना वो ये चल रहा है कि नैब की जो क्रेडिबिलिटी इशू आ रहा है वो आ रहा है कि नैब ने सिंध में जो लोग पीपल्स पार्टी के पकड़े थे या बड़े केसेस थे उनको कॉन्क्लूड नहीं किया और पंजाब में भी वैसे तो कॉन्क्लूड नहीं हो सका उनसे वो मुकदमात, लेकिन कॉन्क्लूजन ऑफ केसेस की तरफ आप पहले हाइप बनाते हैं, लोगों को पकड़ते हैं, उसके बाद पता चलता है वो केस ही नहीं थे। उससे इदारों की क्रेडिबिलिटी खराब होती है। अगर आपने केस बनाया है पूरा, आप पहले तो गलत केस किसी पे बनाए ना, लोगों की बड़ी इसमें इश्यूज हैं उनको देख के बनाए और जब आपने बनाया है तो फिर उसकी रीजन दें कि वो कॉन्क्लूड क्यों नहीं हुआ। आप देखें डॉक्टर आसिम के ऊपर इतने बड़े मुकदमात बने, शर्जील मेमन के ऊपर, फिर मोराए जो फिशिंग हार्बर के केसेस बने, कहा गया टेररिज्म, कहा गया लॉन्चेस में पैसे बाहर भिजवाते थे, ये जो सारे फिशिंग सिलेक्टिव अकाउंटेबिलिटी हो जाती है, कभी सिंध में ज्यादा कभी पंजाब में ज्यादा, उससे क्रेडिबिलिटी खराब होती है इदारों की जो कि बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। राइट। मिफ्ता इस्माइल साहब, इलेक्शन में जाने से पहले कितना असर होगा आपके ख्याल से कि नवाज शरीफ साहब नहीं है आपके साथ इस इलेक्शन में, रेफरेंसेस चल रहे हैं, डिसक्वालिफाइड हैं, इसका कितना असर होना है नेक्स्ट इलेक्शन पर? मेरा तो ख्याल है कि सारी चीजें हमारे फेवर में जा रही हैं। जब लोग देखते हैं कि यकतरफा जानिबदाराना और कार्रवाई हो रही है हमारे ऊपर, जो नैब की जानिबदाराना कार्रवाई हो रही है, जब आसिफ जरदारी जैसे और दूसरे पीपल्स पार्टी की क्यादत के ऊपर कुछ भी नहीं हो रहा और हमारी क्यादत जिसके ऊपर एक करप्शन का इल्जाम नहीं है लेकिन इसके ऊपर अगर जानिबदारी है तो हमको ये फायदा होता है जब ये देखा जा रहा है कि इमरान खान साहब जो है इनकी पार्टी के अंदर